when in a double entry bookkeeping system, जिथे आपण डेबिट आणि क्रेडिट असे दोन both the impacts we are giving, right? Debit impact and credit impact. In that, suppose we did some expenditure, we paid in rent. So rent account will be debited and the cash is going out. So cash account will be credited. Okay. Now, when we prepare the ledger accounts under the double entry bookkeeping system, what we have to do? Rent account will go to the rent ledger and will go to the cash ledger. Cash account, cash ledger, cash book. Okay, cash book is as good as the cash ledger. Cash जे अकाउंट आहे, कॅश बुक जे आहे ते लेजर सारखंच काम करतं. कॅश लेजर सारखंच काम करतं. जर का तुम्ही कॅश बुक मेंटेन करत असाल तर तुम्हाला सेपरेटली कॅश लेजर बनवायची गरज पडत नाही. Now, suppose this is the debit side of a rent account. So इस एंट्री का पोस्टिंग हम कैसे करेंगे? How will you do the posting? Rent account के डेबिट साइड में जाना होगा, right? Every ledger account have two sides. One is debit and credit. तो इसका पोस्टिंग हम कैसे करेंगे बताओ? How will you do the posting? Go to the rent account के डेबिट साइड में will put here cash. मान लो हमने 10,000 रुपीज का रेंट दिया. Okay. So 10,000 rent is put here. Second impact, go to the cash account, credit side, write down by rent. जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका हम नाम लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है, और जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिखना है. एंड विल राइट डाउन हियर 10,000. हाउ डू वी रीड दिस? हम कैसा पढ़ते हैं इसको? रेंट हमने कैश में पे किया 10,000 का. एंड हाउ डू वी रीड दिस? कैश हैज गॉन आउट, कैश का पेमेंट हुआ है किसके लिए? रेंट के लिए. Okay, this is how we read the ledger account. Now after this we prepare a trial balance. जैसे ही हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? जो साइड बड़ी है उसका टोटल ले लो. ओके, दूसरे साइड में वो टोटल को कॉपी करो और यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन. अब बाय बैलेंस कैरीड डाउन, रेंट का अकाउंट का बैलेंस है 10,000. ओके, नाउ कैश अकाउंट का बैलेंस है, मान लो हमारे पास ओपनिंग में कुछ कैश थी. ओके, there has to be a opening cash. So to balance brought down होगा हमारे पास 50,000 का कैश था. अब डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, copy to the credit side and find out the balance. So by balance carried down and this would be 40,000 का बैलेंस. ओके, सो जब हम इससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे रेंट, and rent will have a debit balance of rupees 10,000 and cash will have a debit balance of 40,000. okay, and इसका इक्विवेलेंट मान लो, मैं अभी कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट दे रही हूँ, इसका इक्विवेलेंट या दूसरे अकाउंट के थ्रू एक क्रेडिट बैलेंस दो साइड आपकी टैली हो जाएगी. आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट. तो जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो आर ट्रायल बैलेंस इज एन चेक ऑफ एन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी क्या? हाँ, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है. ओके, अगर यहाँ पे कुछ भी मिसिंग होगा, यहाँ पे एक भी नंबर अगर मैंने गलती से गलत डाला, मान लो कि यहाँ पे गलती से मैंने 1,000 रुपीज डाला. ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 50,000 माइनस 1,000 आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन आएगा 49,000. और यहाँ पे मैं 49,000 लिखूंगी तो डेबिट साइड 59,000 टोटल बताएगा, जबकि क्रेडिट साइड की टोटल 50,000 है. तो देयर इज एन इम्बैलेंस है एंड देन वी से कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगा क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस शीट टैली नहीं है. तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सेज दैट आपने जितने भी डेबिट दिए थे उतने का इक्विवेलेंट क्रेडिट है. आपने डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को ठीक से फॉलो किया है. ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपका अकाउंट गलत हो गया, रेंट अकाउंट की जगह पे आपने सैलरी अकाउंट में डेबिट दे दिया, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि हाँ रेंट को डेबिट देना था और गलती से आपने सैलरी को डेबिट दिया, तो आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट बता दोगे 10,000 का. तो ट्रायल बैलेंस डजंट अंडरस्टैंड कि करेक्ट अकाउंट कौन सा होना चाहिए था. वो सिर्फ यही समझता है कि जितना डेबिट था उतना क्रेडिट जाना चाहिए था. दैट्स इट. इसे कहते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना. ओके, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी सिर्फ प्लस माइनस जो करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. सो हाँ, ये बताएगा आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है. आपके अकाउंट्स गलत है या एक डेबिट गलत दिया और उतने ही अमाउंट का दूसरा क्रेडिट गलत दे दिया तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा.
इफ यू फॉरगेट टू एंटर द एंट्री इन द लेजर पोस्टिंग, आपने जर्नल में एंट्री डाली या आप एंट्री ही करना भूल गए बुक्स में, आपको पता है कि आपके बैंक से कुछ पेमेंट गया है, पर आप इस एंट्री को बुक्स में ही आपके डालना भूल गए, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री पास नहीं की है। जर्नल एंट्री पास नहीं की तो लेजर पोस्टिंग भी नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस तो जितनी एंट्रीज पास की उसमें से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस आपको कभी आपकी गलती नहीं बताएगा। बेसिक अकाउंटिंग में, डेबिट एंड क्रेडिट में करेक्ट अकाउंट, करेक्ट, अगर आपने इनकरेक्ट अकाउंट लिया है तो वो गलती आपका ट्रायल बैलेंस आपको कभी बता नहीं पाएगा। बट एटलीस्ट यहाँ पे एक आप ट्रायल बैलेंस बता के चेक करके आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को तो चेक कर सकते हो, बट सिंगल एंट्री में ये भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिंगल एंट्री में क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को बना रहे हो। ओके, सिंगल एंट्री में आप सिर्फ कैश बुक को बना रहे हो, तो मेरी सिर्फ कैश बुक होगी, मैं रेंट अकाउंट बना ही नहीं रही हूँ। I'm not preparing the rent account. How do I see what is happening? How do I check the arithmetical accuracy? मैं सिर्फ रेंट अकाउंट बनाया और सिर्फ मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जाऊंगी तो क्या दिखेगा मुझे, सिर्फ कैश का बैलेंस दिखेगा जो कि डेबिट बैलेंस है 40,000, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो है 50,000। ये मैंने फिक्स रखा है ऐसे ही। कहाँ, ये कभी मैच ही नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट दे रहे हो, आप सिर्फ कैश बुक को बना रहे हो, आप रेंट अकाउंट बना ही नहीं रहे हो, तो आपका कभी भी रेंट अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन आएगा ही नहीं यहाँ पे। आप सिर्फ कैश बुक में लिख रहे हो कि हमने रेंट का पेमेंट किया 10,000, दूसरा अकाउंट आप बना ही नहीं रहे हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस बना के मैच करने का सवाल सिंगल एंट्री में आता ही नहीं। डबल एंट्री में एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू क्रॉस चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है, करेक्ट। बट सिंगल एंट्री में तो आप ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपके पास सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। ओके, रेंट कितनी बार पे किया है, टोटल पूरे साल में कितना रेंट पे किया है, रेंट लेजर ही नहीं बनाया तो कैसे पता चलेगा रेंट का बैलेंस का रिटर्न कितना है। गेटिंग दिस? So the second point says that, this fourth point says that in a single entry system, arithmetical accuracy of a record cannot be checked क्योंकि we cannot prepare a trial balance. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास पूरे रिकॉर्ड नहीं है। Whereas in a double entry system, at least you can prepare a trial balance and check the arithmetical accuracy of your books of accounts. Okay, clear to all this point? Yeah, you have any doubt into this? या point मध्ये काही specific doubt? Why we cannot prepare a trial balance? Because we are not maintaining the books of account on double entry system. सिर्फ कैश बुक को देख के कैसे आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल पाओगे दूसरे लेजर्स का, नहीं निकाल पाओगे। ओके, ठीक है। तो इसीलिए तो जब सिंगल एंट्री करने वाला बंदा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देता है किसी को अकाउंट बनाने के लिए, so that become a challenge for the person. तो उसको जाके ये रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उसको ये समझ के लेना पड़ता है कि अगर आपने कैश में रेंट का पेमेंट किया है तो फिर वो बाद में जाके रेंट अकाउंट बनाएगा, फिर रेंट अकाउंट में जितनी भी कैश बुक में रेंट की एंट्रीज हुई है सबका इम्पैक्ट वो जाके रेंट अकाउंट में देगा और तब जाके वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना पाएगा। Okay, that is the challenge in front of the person who is going to do an accounting for you. ठीक है, clear? Yes. Okay, let's read the next point. Zubair, determination of the true profit. Determination of true profit or loss. True profit or losses can be determined by preparing trending and profit and loss account. Only estimated profit or losses can be determined since trading and profit and loss account cannot be prepared. Yes. So we can prepare a true profit and loss account and we can determine the gross profit, net profit, everything. Okay. But here, the person who is going to make the books of accounts on whatever information you are going to give him, it is going to be estimated. Okay, he will have to do some assumptions. सारे records ठीक से available नहीं है. Okay, तो उसको कुछ चीजें assume करनी पड़ेगी, right? He will have to assume कि हाँ ये actually rent के लिए पैसे गए हैं कि और किसके लिए गए हैं। एक आधे पार्टी को जब आप पेमेंट करते हो तो he doesn't know कि उस पार्टी को आपने आप सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपने पेमेंट किया मिस्टर राम को। अब मिस्टर राम को हम उसे नहीं पता है मिस्टर राम को पेमेंट क्यों कर रहे हो आप,
आपने कुछ चीज परचेज की है उससे, वो आपका क्रेडिटर है, या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, ही डजंट नो। तो समटाइम्स ही विल हैव टू एस्टिमेट द थिंग। वो देखेगा कि मिस्टर राम से एक आध दूसरा इनवॉइस बाय चांस मिल गया, तो ही विल चेक, बिल मिल गया कि राम से हम क्या परचेज करते हैं, तो उसको लिंक लग जाएगी। नहीं मिला तो वो ऐसे ही कोई भी एक्सपेंडिचर के नाम से राम का अकाउंट ट्रांसफर कर देगा कि कोई भी एक्सपेंडिचर किया है ऐसे समझ के, he will put into the profit and loss account. It will not be accurate, it will not be exact. एंड पूरे साल के ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर आप उस बिजनेसमैन को जाके पूछोगे कि राम को पैसे क्यों दिए थे, वो तो सबसे पहले पूछेगा कौन है राम, राइट? उसको खुद को याद नहीं होगा एक साल होने के बाद कि कौन था राम, बिकॉज ही हैज नॉट मेंटेन एनी अदर रिकॉर्ड। किसी आदमी को मैंने 100 रुपए दिए, क्यों दिए, कौन था राम, उसे खुद याद नहीं होगा। एंड दिस एक्चुअली हैपन। जब हम क्लाइंट को पूछते हैं कि ये किस चीज के पैसे गए, पेमेंट गया है, वो हमारी तरफ ही मुंह की तरफ देख के बोलता है पता नहीं मैडम, आप एडजस्ट कर लो। यू नो ही विल से कि तुम एडजस्ट कर लो, तुम किधर एडजस्ट कर सकते हो तुम कर लो, हमको तो याद ही नहीं है। ओके, सो दैट विल ऑलवेज बी ऑन अ एस्टिमेटेड बेसिस। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक्यूरेटली मिलेगा क्योंकि आप डेली बेसिस पे आप अकाउंटिंग आपका कंप्लीट कर रहे हैं। एंड देन व्हाट अबाउट इन फाइनेंशियल पोजीशन? यस, रीड। Financial position. True financial position can be known by preparing a balance sheet. Only estimated financial position can be known on the basis of statement. Yes. In yesterday's problem, I showed you that they gave us the opening balance sheet. उन्होंने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया था, एंड दैट ओपनिंग बैलेंस शीट के बेसिस पे मैंने कहा कि हम कैपिटल को ढूंढ निकाल सकते हैं। ओके, बिकॉज जब हमको सारे एसेट्स दिए हैं, सारी लाइबिलिटीज दिए हैं, तो हम सारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स वगैरह माइनस कर देंगे और हमको कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। मगर सोचो अगर इसमें से एक भी नंबर गलत है, या एक भी नंबर हमने लिखने में गलती कर दी, तो हम कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो हमने कैपिटल निकाला है वो सही है या नहीं? जब आप कोई भी चीज एक बैलेंसिंग फिगर करके लेते हो, तो फाइनेंशियल पोजीशन की एक्यूरेसी रहेगी क्या सिंगल एंट्री में? नहीं रहेगी। आपने जितने भी डेटर से लिख के ले लिया कि हाँ इतने से पैसे आना बाकी है, अगर एक का भी आप नाम लिखना भूल गए तो इसका बैलेंस गलत है, इसका बैलेंस गलत है, तो कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस आपका गलत ही आएगा, क्योंकि आप इसको बैलेंसिंग फिगर करके ले रहे हो, एक्यूरेटली आपको पता नहीं है। So even the balance sheet will not show the accurate financial position of the business. Okay, तो बैलेंस शीट भी एक मोगम मोगम ही बन जाएगी। ओवरऑल बोल सकते कि इतना इतना हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते हम लोग। वेर एज इन डबल एंट्री सिस्टम आपके पास प्रॉपर ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस से आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो वी कैन से ओके इट्स लिटिल मोर एक्यूरेट देन नॉट हैविंग एनीथिंग। ओके, यस। देन नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट। यस सचिन, गो अहेड। Adjustment. All types of adjustment are made while preparing final accounts. No special attention is given to adjustments. यस, तो यहाँ पे विल हैव टू, वी डोंट हैव टू, आई मीन जो हमारी रेगुलर एडजस्टमेंट होती है ना, वो हम सारी करते हैं, बिकॉज वी डू एन एडजस्टमेंट फॉर द अक्रूवल्स, वी डू एन एडजस्टमेंट फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, एवरीथिंग। बट इन दिस, since he maintains kind of a books of accounts on a cash basis, तो वो कहेगा ये क्या अक्रूवल है, ये क्या प्रोविजन बना के रखा है, मुझे नहीं चाहिए, अब तक मैंने कैश में पे ही नहीं किया, तो ये मेरा खर्चा है ही नहीं, राइट? तो वो ना ही हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करने देगा, ना ही वो बोलेगा रेंट अब तक पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट को ऐड मत करो, बिकॉज जब तक मेरे कैश से पैसे नहीं जाते तब तक मैं इनको एक्सपेंडिचर करके ट्रीट ही नहीं करता हूँ, राइट? सो देर विल बी एब्सोल्युटली वेरी फ्यू एडजस्टमेंट विच विल बी देयर, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा, ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती है, बट नॉट लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंड अगर ही इफ ही वांट्स दैट वी कन्वर्ट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस, यस, सारी एडजस्टमेंट वैसी ही आएगी जैसे हम नॉर्मल करते हैं। बट अगर उसको अक्रूवल समझ में नहीं आ रहा है, ही वांट टू कंटिन्यू टू मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस में जब खर्चा करोगे तभी उसी महीने में रिकॉर्ड करोगे, आउटस्टैंडिंग वगैरह ऐसी कोई एंट्री आप करोगे नहीं, दैट इज अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विल ऑलवेज बी डन, यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विल बी
डन। आई मीन मिनिमम जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा, इतनी एडजस्टमेंट आएगी, बट दैट टू डिपेंड्स अपॉन, अगर जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो चाहता है कि हम सारी एडजस्टमेंट करें, तो डेफिनेटली विल डू दी एडजस्टमेंट लाइक अ नॉर्मल फाइनल अकाउंट। ओके, यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एन फाइनेंशियल डेटा नेक्स्ट। For interpretation of financial data, we can compute different types of ratios. If the accounts are maintained under this system, single entry system, vital ratios cannot be computed, such as gross profit ratio, net profit ratio, etc. if the accounts are maintained under this system. Okay, so you have not learned much about an financial ratio, but देखो मैनेजमेंट जो होती है ना, वो सिर्फ इतने नंबर्स पे उनको कुछ डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर सकते। मैनेजमेंट वांट्स टू डीप डाइव इनटू द नंबर्स, नंबर्स के पीछे का स्टोरी उनको चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रिपेयर एन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पे सेल्स लिखते हैं एंड देन वी राइट ऑल द परचेसेस, एंड इसके नीचे आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन रेशियो। तो परचेसेस है यहाँ पे, परचेसेस हैं, एंड देन वी हैव अदर एक्सपेंसेस लाइक वेजेस एंड ऑल द इनपुट कॉस्ट एक्सेट्रा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब मान लो कि हमने सेल्स किया 50,000 का एंड वी हैड एन परचेसेस ऑफ, सब मिला के डेबिट साइड के खर्चे हमारे 35,000 की। ओके, तो वी हैव एन प्रॉफिट ऑफ, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट आपकी जो मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन की, उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। बाकी सारे खर्चे तो आपके चलते ही रहने वाले हैं, बट आपको जनरली आपको ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये मेन एक्टिविटी, उसमें तो आपको प्रॉफिट होना ही चाहिए। ओके, और फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैरी डाउन करते हैं, और इसमें से हम लिखते हैं कि हाँ बाकी के ऊपर ऊपर के कौन से खर्चे हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ओके, एंड देन इफ यू हैव हियर सम अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और एक 15,000 का दूसरा इनकम था, and the rest of the expenses here maybe say we had 20,000 expenses सब मिला के, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया that is coming rupees 10,000. Okay, now if someone asks you, are you doing better in this year or you were doing better in the last year, आपका मार्जिन कितना है, आप कितने मार्जिन पे काम करते हो। अगर आपने 50,000 की जगह पे 80,000 के गुड्स को सेल किया होता तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता। इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, देन इफ यू नो व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको एक रॉ मटेरियल ये सब मिला के अगर आपका 10,000 का खर्चा हुआ तो आप उसके ऊपर 10% प्रॉफिट मार्जिन लगाते हो और फिर आप उसको बेच रहे हो। ओके, दैट इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इफ एनीबडी आस्क यू कि हाँ ठीक है आज तो आपने 50,000 का सेल किया, कल अगर आप 1 लाख रुपीज का सेल्स करते हो तो आपको कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये निकालने के लिए देयर कम सम रेशियोज, these ratios help to the management to take the decisions. For example, suppose this company is having a sales of 50,000 and profit of 15,000. Okay, तो ये कहेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज कितना है, how much is the percentage, what you have to do, 50,000 divided by 50,000 multiplied by 100, आपको इसका परसेंटेज निकालना है। Okay, so if someone asks me that if tomorrow I sell the goods of rupees 1 lakh, so I can directly tell them कि मेरा gross profit कम से कम 30,000 का होना चाहिए। क्यों? अगर मैं 100 रुपए की चीज को सेल करती हूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30 रुपीज है। कल अगर मैं 1 लाख का कोई भी सेल करूंगी तो ऑफकोर्स मुझे इसके ऊपर 30% ग्रॉस प्रॉफिट मिलना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग आउट द रेशियोज। प्लस यू कैन कंपेयर दिस विद द नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर। अगर आपको पहले के साल में मान लो आपने इससे ज्यादा सेल किया था, ओके, आपने 80,000 का सेल किया, बट आपका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ दैट वाज ओनली लाइक 10%, आप प्रॉफिट सिर्फ 8,000 का बना पाए। आपने सेल तो 80,000 का किया बट आपका प्रॉफिट सिर्फ 8,000 का हुआ, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था आपका पिछले साल, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 10% था। तो जब आप 1 ईयर यू विल कंपेयर विद द अदर ईयर,
कि हाँ इस साल में हमने सिर्फ 50,000 का सेल किया, बट हाँ हमारे खर्चे कम हो गए, हमारा प्रॉफिट अच्छा आया है, राइट। बट लास्ट ईयर हमने 80,000 का सेल करके भी हमें प्रॉफिट सिर्फ 8,000 का मिला। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल अच्छा नहीं था, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। ओके, so comparability is possible when you find out the रेशो एनालिसिस जो है, फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस जो है, ये आपको कंपेरेबल रिजल्ट बता पाएगा। बट जब आप ठीक से प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट बना ही नहीं रहे हो सिंगल एंट्री में, तो आपको अगर किसी महीने में आपको पता करना है कि मेरा पिछले महीने कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। या आपने कितनी कॉस्टिंग के गुड्स लाए और आपको उसको कितने में बेचना चाहिए, ये इसका भी आंसर आपके पास नहीं होगा, because you are not maintaining the trading and profit and loss account properly on a day to day basis. You are not doing a double entry system. Okay, so actually speaking, accounts is divided into three parts. If you know by chance, there are three different branches of an accounting. One is the financial accounting, okay, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो भी रेशियोज निकालने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को पता करना है कि ठीक है आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स तो लिख दिया, बट कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल हो रहा है, कौन से एरिया में हो रहा है, दैट डिटेल अकाउंटिंग दे नीड, that is called as a management accounting, based on which management can take the decision. It's called as a management accounting. And the third part of an accounting is cost accounting. Okay, the cost accounting, what we will get to know, cost accounting में हमें क्या पता चलता है, if like I have produced something, okay, अगर कोई चीज बनाने के मुझे 1,000 रुपीज का खर्चा आया है, तो मुझे इसे कितने में बेचना चाहिए, हाउ डू आई डिफाइन एक प्रोडक्ट मुझे कितने में सेल करना चाहिए, रॉ मटेरियल 1,000 का लगा, लेबर चार्जेस कितने के लगेंगे, बाकी के ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा खर्चा कितना आएगा, ये सब मिला के फिर इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके देन यू गेट टू नो द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे तो हम सारी कॉस्ट एक साथ लिख रहे हैं ना, टोटल परचेसेस हम टोटल लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कि एक यूनिट के पीछे हमें कितना परचेस का कॉस्ट आ रहा है। So that per unit cost will be find out by a cost accounting stream. Okay, but all of this possible, management accounting करना possible है, cost accounting करना possible है, जब आप बेसिकली पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री फॉर्मेट में रिकॉर्ड करोगे। जब तक आप ये नहीं करोगे, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल ऑलवेज बी द बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, क्लियर? So here they are talking about more or less of a management accounting. रेशियो वगैरह सब निकालना कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रॉपरली जर्नल एंट्री फॉर्मेट में जर्नल एंट्री कर रहे हो तब। ठीक है, तो वाइटल रेशियोज कैन नॉट बी कंप्यूटेड, मेन रेशियोज आप कंप्यूट नहीं कर पाओगे बिकॉज आप बना ही नहीं हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनीथिंग। ओके, देन व्हाट इज यूटिलिटी? सो इट इज यूज्ड बाय ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। यूटिलिटी यानी कौन कौन यूज कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है आपका। आप कल जाके बैंक को दे पाओगे आपका बैलेंस शीट एंड पीएनएल, आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दोगे, आप इनकम टैक्स ऑफिस में दोगे, एवरीबडी, योर क्रेडिटर्स, डेटर्स, कैन एवरीबडी यूज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज। ये जो आप सिंगल एंट्री कर रहे हो, वो सिर्फ दुकानदार को ही उसका हिसाब समझ में आएगा और किसी को उसका हिसाब समझ में ही नहीं आएगा। ओके, एंड दिस इज ओनली फॉर द स्मॉल बिजनेस पीपल। ओके, जो नहीं जानते अकाउंट्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ, छोटा मोटा अपना कच्चा हिसाब जो हम जिसे बोलते हैं, उसको आप मेंटेन कर दो, so that is the only utility of a single entry system. ठीक है, recognition by the government, yes, this record will be recognized by the government. I mean that will, they will accept your record. Okay, they will not say no. बैंक को जाके बैलेंस शीट बताओगे, बैंक भी एक्सेप्ट कर लेगी। बट ये जिस तरीके से आप लिख रहे हो, सिर्फ डेटर से इतना आना है, क्रेडिटर से इतना आना है, और कल जाके बैंक को बताओगे तो बैंक बोलेगी लेके जाओ, कोई लोन नहीं मिलेगा आपको, राइट? बिकॉज ये तो सिर्फ आपने आपके से हाथों से लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रूफ एनीथिंग, एंड देन इट इज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल रही है, कितने लोन लिए हुए ऑलरेडी आपने वो भी नहीं पता चल रहा है, तो बैंक विल नॉट गिव यू द लोन ऑफ कोर्स। सो गवर्नमेंट कैन नॉट यूज दिस रिकॉर्ड एज अ बेस।
So record maintained according to the system are not recognized by the government. To recognize means उसको accept करना. They will not accept it. Okay, clear? Yeah. Is theory clear to you guys? If you are comfortable with the theory, then only your mind will work for a single entry system. जब आपको बेस अकाउंटिंग ही पता नहीं है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, तो सिंगल एंट्री ना थोड़ा सा उल्टे तरीके से चलने वाला है. ओके, तो जब तक आपको बेस नहीं पता है, इधर उल्टी पुल्टी सब चीजें होने वाली है. जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री से ही हमें लेजर पोस्टिंग करना पड़े. हमें लेजर से एनालाइज करना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है. तो ये उल्टी सुल्टी चीजें इसमें होने वाली है. So you should be very clear with your accounting base. If you're not very clear with the accounting base, go and watch KJ Academy का जो app YouTube channel है. Please go on that. I'm posting like every day. There are some basic accounting videos that I'm posting for every day. 11th के basic accounting के videos से लेके सारे videos वहाँ पे available है. At least go and watch one video at least one day. Your base will be clear because here सब कुछ उल्टा पुल्टा है. ओके, लेजर से हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा, बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी और ये एनालाइज करना होगा कि बैलेंसिंग फिगर किस चीज की हो सकती है. तो लेजर्स का डेटर्स का अगर लेजर दिया तो कितना सेल हुआ था ये निकालना पड़ेगा. इट्स नॉट कि सेल्स पहले पता है और फिर हमने डेटर्स में पोस्टिंग किया. नो, डेटर्स का लेजर देंगे और वहां से हमें निकालना पड़ेगा कितना कैश में सेल्स था, कितना क्रेडिट में सेल्स था. ओके, दिस इज ऑल गोइंग टू बी इन दिस chapter. So your base has to be very clear. Journal entry, debit and credit has to be very clear. Okay. Yes. So now let us see. We'll take a small example here to understand how the process goes. Hold on for a minute. Yeah. Okay. So assume as on a 31st March 2018. You had a balance sheet. Now this is a random example to explain you the importance of having a statement of affairs. ये क्या है और what it is exactly. So there are two sides to the balance sheet. One is the assets and one is the liability. Now say on the asset side, the plant and machinery, furniture. Then we have some cash balance. Okay, we have a bank balance. We have a closing stock, etc. etc. तो सब मिला के हमारे एसेट साइड की जो टोटल है वो है 50,000. ओके, एंड देन ऑन अ लायबिलिटी साइड वी डोंट नो व्हाट इज द कैपिटल. कैपिटल हमें नहीं पता है, नहीं दिया है हमें, बट द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. लाइक अदर लायबिलिटीज से बैंक लोन वी नो द क्रेडिटर्स बैलेंसेस एक्सेट्रा. तो ऑल ऑफ दिस सब मिला के इट वाज लाइक 10,000 का बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स वर 10,000. Now we know that balance sheet has to be tallied. हमेशा बैलेंस शीट टैली क्यों होनी चाहिए? आप जितना कैपिटल लेकर आओगे उतना ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे. ओके, तो आपकी बैलेंस शीट जो है ये हमेशा टैली होनी चाहिए. एसेट की सब मिला के 50,000. ओके, तो मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है. आई जस्ट पुट इन द टोटल हियर. एवरीथिंग टुगेदर ऑल द एसेट्स आर वर्थ 50,000. And if I look at on the credit side, अभी तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट टैली करने के लिए नाउ आई हैव टू एज्यूम अ बैलेंसिंग फिगर. मैं कैपिटल जो है इसे बैलेंसिंग फिगर करके एज्यूम कर लूंगी, विच इज से 30,000 रुपीज. ओके, so on the liability side I will assume that the capital is 30,000. now I got the capital पता चला हमें. अब next year also he has not maintained the books of accounts properly. Okay, but he can tell us the balance sheet position. वो जो बिजनेसमैन है वो हमें बैलेंस शीट की पोजीशन बता सकता है. And suppose he tell us कि on 31st March 2019 the total assets that I had, I'm just going to copy this format. He is able to tell you his balance sheet position. We don't know what is the closing capital once again. Okay, so he's telling us okay total assets are like 70,000. तो क्रेडिट साइड का हमने टोटल ले लिया 70,000 एंड ऑन द लायबिलिटी साइड वी हैव 25,000 एंड वी हैव 5,000. ओके, तो सब मिला के लायबिलिटीज आर ₹30,000.
So again capital we will be taking as a balancing figure. अब ये balancing figure हमें क्या बताएगी? Yes, balancing figure will be in capital balance. So 70,000 minus 30,000 कितना हुआ capital? 40,000. So how come 30,000 का capital will become 40,000? पहले के साल जो कैपिटल 30,000 था वो अचानक से दूसरे साल कैपिटल कैसे क्या चेंज हो जाएगा ऐसा? व्हाई इट विल बिकम 40,000? क्यों बनेगा वो ऐसा 40,000 का? यस, व्हाट इज द रीजन कैपिटल इंक्रीजेस? व्हाट इज द रीजन कैपिटल इंक्रीजेस? 30,000 का कैपिटल 40,000 क्यों हुआ होगा नेक्स्ट ईयर? यस, ची व्हॅल्यू मॅम इन्क्रीज झाली ना. ओके, ॲसेटची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली, पण असं पण असू शकतं की मी ऍडिशनल कॅपिटल आणलं. करेक्ट, असं पण होऊ शकतं ना की आधी माझं 30,000 होतं कैपिटल एंड नाउ एडिशनली आई बॉट रुपीज 10,000 का एडिशनल कैपिटल. और क्या रीजन हो सकता है? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या क्या डालते हैं? सोचो अभी जब हम कोई कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मान लो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ओके, तो यहाँ पे था बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट साइड में था 30,000. कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या ऐड करते हैं? एक सेकंड के लिए सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा. मुझे जानना है मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना है. मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, बट सिर्फ इतनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के भी मैं बता सकती हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना है. हाउ कम? मेरे पास बिल्कुल डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, बट मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है फॉर द ईयर 2018 एंड 19. फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 का मेरा प्रॉफिट कितना है ये मैं बता सकती हूँ. कैसे? Because there are only few reasons because of which capital account balance increases. Okay, one reason is अगर आपने एडिशनल कैपिटल लाया तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसका पोस्टिंग करेंगे. करेंगे कि नहीं करेंगे? करेक्ट. कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में एडिशनल कैपिटल लाया, मान लो कि हमने 5,000 का एडिशनल कैपिटल लाया था, एंड देन बिकॉज ऑफ व्हाट कैपिटल विल इंक्रीज. अब ये बैलेंस कैरिड डाउन है ना, इसका टू बैलेंस कैरिड डाउन जो ये 40,000 हो गया. क्यों हुआ? मे बी हमने 5,000 का कैपिटल लाया एंड प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? वेयर डज द प्रॉफिट गोज? वेयर डज द प्रॉफिट गो? प्रॉफिट गो ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो यही पे आया होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो और 5,000 का कैपिटल और 5,000 का प्रॉफिट आ गया, तब जाके इस साइड की टोटल पूरी बनी 40,000 और यहाँ पे आ गया बैलेंसिंग फिगर 40,000. So if they give you the financial position between the two periods, then they give you a balance sheet. अब मान लो यहाँ पे ये हमको पता ही नहीं है कि कैश लाई थी कि नहीं लाई थी, तो हम एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा प्रॉफिट 10,000 था, जो कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ और कैपिटल अकाउंट हमारा बढ़ गया. इफ दे टेल यू कि नहीं आपने कुछ कैश लाया था और फिर जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हम बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ था. ओके, दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम पता करते हैं, एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि जो कैपिटल है इस कैपिटल में चेंजेस क्यों आए, और ultimately the statement of affairs will be able to show you the profit that you have made. Either I can prepare it in this format. मैं इसको दो बैलेंस शीट को ऐसे कंपेयर करूंगी और उन्होंने मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर दिया होगा कि यू नो कैपिटल, तो हाउ इट लुक्स लाइक, मुझे कैसे पता चले कि प्रॉफिटल कितना हुआ है. तो कैपिटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इज ₹5,000 ऐसा उन्होंने कहा. तो मेरे लिए जो होता है दैट स्टार्ट पॉइंट इज ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल. हमारे पास ओपनिंग में कितना कैपिटल था? 30,000 का था. ठीक है. अब अगर आपका कैपिटल एडिशन जो है वो ओपनिंग में से हमें क्लोजिंग कैपिटल माइनस करना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, क्लोजिंग कैपिटल. And
क्लोजिंग कैपिटल हम माइनस करेंगे, मान लो 40,000। यहाँ पे हमें मिलेगा why there is an increase in the profit. There is an increase in the profit because there is a profit of rupees, हम will assume there is a profit of rupees 10,000. बट क्या ये सिर्फ प्रॉफिट की वजह से हुआ है क्या? नहीं, this has not happened only because of the profit. There was an addition of capital of rupees 5,000. तो ये प्योरली प्रॉफिट की वजह से नहीं हुआ है. There was an addition of the capital of rupees 5,000. तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में कुछ एडजस्टमेंट हमको करनी होती है, ऐड और लेस. तो लाइक वी विल नॉर्मली ये रिवर्स वे में काम करेगा. आई वांट टू फाइंड आउट कि प्रॉफिट ट्रू में कितना हुआ है. ओके, तो अगर कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल ऐड होता है तो इस स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे हम इसको लेस करेंगे. वी विल डू इट लेस. हम लिखेंगे लेस एडिशन ऑफ कैपिटल and how much was the addition of capital? 5,000 was the addition of the capital. Then we say that the net addition 25,000. actually इसको closing capital में adjust करना पड़ेगा हमें. डेटा तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000 लेस एडिशन ऑफ द कैपिटल 5,000. तो नेट में हमारा कैपिटल कितना बढ़ा? नेट में हमारा कैपिटल बढ़ा 35,000. देन द व्हाट इज द रीजन? द बैलेंसिंग फिगर वी टेक इट एज अ प्रॉफिट. ओपनिंग में 30,000 का प्रॉफिट था जो कि प्योरली अभी बढ़ा है 35,000 से. तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5,000 इज द रियल प्रॉफिट. जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे कैश अगर आप ऐड करते हो there is an addition of an capital which is rupees 5,000. तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रॉफिट का आएगा 5,000 रुपीज. सेम थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. तो अगर आपको लेजर समझ में आता है तो लेजर से समझो, बिकॉज ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी नहीं है. दैट इज बीइंग टॉट टू यू इन 11th स्टैंडर्ड. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू मच डिटेल ऑफ दिस. Now what you have to learn at a BCom stage. BCom के स्टेज पे आपको क्या सीखना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उससे प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाए. वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको इतना ही प्रॉफिट बताएगा जितना कि ये शॉर्टकट मेथड से आ रहा था. देखो प्रॉफिट चेंज नहीं होने वाला है. आप किसी भी तरीके से निकालो, प्रॉफिट हैज टू कम 5,000. इसे कहते थे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला मेथड, यानी कंपेयर करो दो बैलेंस शीट को और प्रॉफिट निकालो. मॅम जर ऍडजस्टमेंट आले तर आहेत ना ऍडजस्टमेंट्स पण आहेत ना, आपण करणार आहे ना ऍडजस्टमेंट विल बी देत. नाही ऍडजस्टमेंट आलं तर प्रॉफिट मध्ये चेंजेस नाही होणार ना. ऍडजस्टमेंट हा सगळे ऍडजस्टमेंट कन्सिडर नाही करणार ना या प्रॉफिट मध्ये. ऍडजस्टमेंट आपण इफ यू रिमेंबर स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स मध्ये आपण ऍडजस्टमेंट खाली करायचो. प्रॉफिट काढला ना आपण ऍडजस्टमेंट करायचो. सपोज ऍडजस्टमेंट आल्या असतील की प्रोव्हिजन करायची आहे, राईट. देन वी यूज टू क्रिएट अ प्रोव्हिजन फॉर आरडीडी आणि मग त्यातनं आपण हे मायनस करायचो आरडीडी ची प्रोव्हिजन अँड देन वी यूज टू कॉल इट एज अन ऍडजस्टेड प्रॉफिट. मग आपण ह्याला म्हणायचो ऍडजस्टेड प्रॉफिट. हो 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 कळालं. करेक्ट, इफ यू रिमेंबर दॅट. हो हो ऍडजस्टेड प्रॉफिट केल्यानंतरच आपल्याला ट्रू प्रॉफिट कळणार आहे. हो अंडरस्टँड. That statement of affairs they होतं, that was a shortcut method, I would say. At a BCom level, what we have to do is we have to prepare a complete trading and profit and loss account and then find out this profit. हे जे आपण शॉर्टकट मेथडने बॅलन्सिंग फिगर काढत जे करायचो त्याच्याऐवजी आपल्याला एक पूर्ण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनवायचं आणि हे प्रॉफिट शोधून काढायचं. सो दॅट स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स मेथड इज गिवन टू यू हिअर. दे से दॅट सिंगल एंट्री मधनं प्रॉफिट काढायच्या दोन पद्धती आहेत. वन इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स मेथड, ते मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन केली. ओके, अँड देन अदर मेथड इज सी कन्वर्जन ऑफ अँड फर्स्ट मेथड इज
statement of affairs method. Ascertainment of a profit of a sole proprietorship. First method is statement of affairs. दोन बॅलन्स शीटला कम्पेअर करा आणि त्यातनं लमसम प्रॉफिट किती शोधून काढा. Okay, but if you want to see in detail what is your profit and loss, what is your gross profit, then we'll have to convert this single entry accounting into a double accounting system. त्या चार्टर्ड अकाउंटंट कडे तो बिझनेसमॅन जो आहे ते स्वतःचं कॅशबुक घेऊन येणार, पासबुक घेऊन येणार, त्याच्याकडे जो काही हिशोब आहे डेटर्सचा आणि क्रेडिटर्सचा घेऊन येणार आणि त्याला म्हणणार मला डिटेल मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट बनवून दे. अँड दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन. ओके, हे ऍक्च्युअल लाईफ मध्ये असंच होतं की छोटे बिझनेसमॅन जे आहेत ते स्वतःचं छोटे मोठे रेकॉर्ड मेंटेन करतात थ्रू आउट द इयर. दे डोंट मेंटेन ऍक्च्युअली एनी रेकॉर्ड. त्यांच्याकडे फक्त बँकेचं पासबुक असतं, त्यांच्याकडे कॅश लिहिलेलं कॅशबुक असतं, म्हणजे दररोजचा हिशोब लिहिलेलं एक कॅशबुकची वही असते त्यांच्याकडे आणि खरंच त्या वहीच्या मागे लिहिलेलं असतं कोणाकडनं किती पैसे यायचे आणि किती पैसे द्यायचे. ह्याच्या व्यतिरिक्त ते काही सुद्धा आणत नाही. देर माइट बी फ्यू बिल्स दॅट दे मे बी हॅव्हिंग. काही एक्सपेन्सिव्ह खर्चाची बिलं असतात, परचेस केल्याचं बिलं असतात आणि सेल्स. जर आता यू थिंक किराणा दुकानवाला आपल्याला कधी देतो का सेल्स इनवॉइस? देतो का तू कधी आपल्याला काही? नाही देतो, राईट. आपण कधी किराणावाल्याला इनवॉइस मागत पण नाही. आपल्या शेजारी किराणाचं दुकान असतं, ती नेव्हर आस्क देम एन इनवॉइस. मग ते त्यांचं प्रॉफिट आणि हे कसं ठरवत असतील? ते काय म्हणतात, जो काही सेल होतो तो दुसऱ्या दिवशी आम्ही जाऊन बँकेमध्ये डिपॉझिट करतो. म्हणजे जे काही बँकेमध्ये आमचं डिपॉझिट होते कॅश, ते नथिंग बट डिस्चार्ज सेल. तो सेल जर तिथे रेकॉर्ड होत असेल आणि आम्ही जे माल परचेस करतो त्याची सगळी बिलांचं पेमेंट सुद्धा आम्ही बँकेतूनच देतो. मग जर का मी बँक स्टेटमेंट अशा प्रकारे नीट व्यवस्थित मांडलं की सेल्स किती झालेत आणि परचेस किती झालेत बँकेच्या स्टेटमेंटवरनं, तर आपल्याला प्रॉफिट कळू शकतं. पण तो खूप मोघम प्रॉफिट असणार आहे, कारण की जी कॅश त्याला सेल्स करून आली पण ती त्याने बँकेमध्ये डिपॉझिट नाही केली, स्वतःच्या पर्सनल खर्चासाठी यूज केली, त्या कॅशचा काहीच हिशोब नाहीये ना, राईट. अँड दॅट्स व्हॉट मोदी गव्हर्नमेंट सेज की रिड्यूस द कॅश ट्रान्झॅक्शन, डोंट ऍक्सेप्ट द कॅश पेमेंट, बिकॉज वेअर टू चॅनलाइज दिस थिंग. हे हिशोब कसे समजणार? हा खर्च आणि हा इन्कम ह्याचा काही हिशोबच लागत नाही. ओके, ठीक आहे. सो विल learn into the BCom level actually how to convert this single entry system into a proper double entry system. जिथे जिथे त्याने सिंगल इम्पॅक्ट दिलाय त्याच्यावरून आपण हे अनालाइज करत जाणार की खर्च किती झाला, बॅलन्स शीट मध्ये काय झाला पाहिजे, and based on that we will be actually preparing the profit and loss and balance sheet and not only statement of affairs. आपण statement of affairs in fact बनवणारच नाहीये BCom लेवलला. That is been already taught to you at 12th standard. Okay, as per the new syllabus, those are who are into 11th मध्ये त्यांना सिंगल एंट्री सिस्टीम. तुम्ही ती 12वी मध्ये शिकला. ओके, देन छोट्याशा जे काही रेकॉर्ड्स अवेलेबल आहेत त्याच्यापासून कसं हे सगळं बनवायचं, दॅट इज द पॉइंट. सो विल स्टार्ट विथ एक्झाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. या, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्झाम्पल नंबर 1 फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. ठीक आहे. Probably, yeah, we'll continue next week the class for the 3 days before the Diwali, and post during the Diwali there will be a holiday for a 1 week almost. Okay. कधीपासून